हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में कल हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि कंसंट्रेशन हमने निकालना सीखा था जब हमने मिक्सिंग की, वॉल्यूम्स अलग अलग टाइप के लेकर के उनको मिक्सिंग किया। तो उसके बाद हमने कंसंट्रेशन निकालना सीखा कि इंडिविजुअल कंसंट्रेशन किसका कितना आएगा। तो चलो एक क्वेश्चन उसी के ऊपर कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो लिखिएगा पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि आपके पास 200 ml 2 मोल NaCl ये है, ठीक। दूसरा क्या है, 300 ml 3 मोल MgCl2 है, ठीक। तीसरा क्या है, 500 ml 4 मोल AlCl3 है, AlCl3, ठीक। और चौथा क्या है, 1 लीटर हमने क्या लिया है, वाटर लिया है, मतलब डाइल्यूशन विथ मिक्सिंग, इन सबको मिक्स किया और डाइल्यूट भी कर दिया। तो कहता है कि आफ्टर मिक्सिंग फाइंड कंसंट्रेशन। आपको क्या फाइंड करना है, कंसंट्रेशन फाइंड करना है। किसका किसका कंसंट्रेशन फाइंड करना है, Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस एंड Cl माइनस। इन चारों का हमें कंसंट्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो, कल क्वेश्चन हम लोगों ने इस पे बेस किया था। तो आप अगर कर सकते हो तो आप वीडियो को पॉज करो, पहले क्वेश्चन ट्राई करो और फिर रेज्यूम करके आप इसका सॉल्यूशन चेक करना। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने जो किया वो सही किया या गलत किया, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अपन लोग फाइंड करते हैं। जब हमने इन चारों को मिक्स कर दिया, तो अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, कंसंट्रेशन निकालना है। कंसंट्रेशन निकालने का हमने आपको बताया था। जैसे मान लिया आपको पहला जो कंसंट्रेशन निकालना है Na प्लस का, Na का कंसंट्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले ऊपर क्या करो, कितने मोल्स लिए हैं, 2 मोल्स लिए हैं, और इनटू वॉल्यूम तो 200, ये हो गया। अब नीचे क्या आता है, टोटल वॉल्यूम आता है। टोटल वॉल्यूम का मतलब सारे का वॉल्यूम ऐड कर दो। तो ऐड करो 200 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 1000 ml, दैट मीन्स 1015 1820, मतलब 2000 लीटर, 2000 ml। तो यहां से ये क्या मिल गया, 0.2। इसका कंसंट्रेशन हमारा निकल के आ गया कि Na का कंसंट्रेशन कितना है, 0.2 है। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, हम लोग Mg का कंसंट्रेशन निकालते हैं। किसका निकालते हैं, Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। तो चलो भाई, Mg के कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स, वॉल्यूम कितना 300 अपॉन टोटल वॉल्यूम 2000, और तो कहीं Mg है नहीं ना, नहीं है। सॉल्व करो, 2 0 2 कैंसिल हो गया, 9/20। तो जो भी आएगा इसको सॉल्व कर लीजिएगा डिवाइड करके। तो यहां से अगर डिवाइड करोगे तो 0.45। ये कंसंट्रेशन किसका आ गया, Mg का आ गया।
अब आगे चलते हैं, अब हम लोग निकालते हैं किसका है, Al का, एल्यूमिनियम का कंसंट्रेशन निकालते हैं, Al3+। चलो भाई, एल्यूमिनियम देखो ये कई जगह है, मोल्स कितना 4 मोल्स, वॉल्यूम कितना 500 अपॉन टोटल वॉल्यूम। ऊपर तो क्या आता है, मोल्स आता है, ऊपर क्या आता है, हमने क्या पढ़ा था, M1V1 प्लस M2V2 बताया था ना। तो रिजल्टेंट जो आपको निकालना सिखाया था, रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या बताया था, ऊपर टोटल मोल्स अपॉन नीचे, मतलब ये मोल्स नहीं, मोलैरिटी नहीं, मोलैरिटी दी गई है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया, M1V1 अपॉन नीचे क्या आएगा, सारा वॉल्यूम का सम, टोटल वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे 4 × 500 अपॉन 2000, ठीक है, यहाँ से कैंसिल किया, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 1, ठीक। अब आ जाओ हम लोग निकालते हैं क्लोरीन का कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन, क्लोरीन का। तो अब देखो क्लोरीन कहाँ कहाँ पर है, क्लोरीन यहाँ पर भी है, क्लोरीन यहाँ पर भी है, क्लोरीन यहाँ पर भी है। तो अब थोड़ा सा चेंज हो गया माहौल। देखो 2 मोलर 2 इंटू कितना 200, ये इसका हो गया, प्लस अब यहाँ चलो, यहाँ कितना क्लोरीन 2 इंटू मोलर कितने हैं 3 इंटू वॉल्यूम कितना 300, प्लस यहाँ चलो कितने क्लोरीन 3 इंटू मोलर 4 इंटू वॉल्यूम 500, और नीचे तो क्या आता है टोटल 2000, ठीक है। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई किया तो आपको मिल जाएगा कितना, आप इसको सॉल्व कर लेना, ये आएगा आपका 4.1। ये आपके पास क्या आ गया, ये इसका कंसंट्रेशन हमको मिल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, और तरीका आप समझ गए हो कि कैसे मिक्सिंग करते हैं, और मिक्सिंग करने के बाद हम लोग कैसे कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। समझ आ गया, चलो नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर। आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करना है, विच मस्ट बी एडेड टू, कहाँ ऐड किया गया है, एक मिक्सचर में ऐड किया गया है। मिक्सचर किसका है, 250 ml ऑफ 0.6 मोलर HCl, एक ये सॉल्यूशन है, और एक 750 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl। मतलब HCl ही दोनों है, लेकिन दोनों की क्या है कंसंट्रेशन अलग अलग है, तो दोनों को मिक्स कर दिया गया है। इसका 250 ml लिया गया है, इसका 750 ml लिया गया है। तो उसमें कितना वाटर ऐड किया जाए कि ताकि जो सॉल्यूशन हमको मिले उसका कंसंट्रेशन 0.25 मोलर हो जाए, ये पूछ रहा है। तो चलो अब देखो हमारे पास क्या क्या चीजें हम लोग मिक्स कर रहे हैं। देखो एक HCl है, इसका वॉल्यूम है 250 ml और इसकी मोलरिटी दी गई 0.6 मोलर। एक दूसरा HCl है, इसका वॉल्यूम है 750 ml और इसकी मोलरिटी दी गई 0.2 मोलर। अब कह रहा है हमने इसमें क्या किया, वाटर ऐड किया। अब वाटर कितना ऐड किया पता नहीं, तो हमने मान लिया V ऐड किया, हमने मान लिया कि V ऐड किया। और जो मिक्सिंग की, इसको जब हमने मिक्स कर दिया, जो सॉल्यूशन तैयार हुआ उसकी मोलरिटी दी गई 0.25 मोलर। इसका मतलब है कि अब 0.25 ये किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया 0.6 इंटू 250 प्लस 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 750 अपॉन 250 प्लस 750 प्लस V।
क्योंकि नीचे टोटल वॉल्यूम लेते हैं, तो ये 250, 750 और ये V। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो तो ये हो गया 1000 प्लस V, तो ये 1000 इंटू 0.25, इसका मतलब देखो 1000 प्लस V, 0.25 को लिख लिया 1/4 इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई किया, 0 हटा दिया, 25 छक्का 150 प्लस 75 इंटू 2 150। तो अब यहाँ से हो गया 300, 3 4 जा 1200, तो V की वैल्यू हो गई 1200 माइनस 1000, तो V की वैल्यू क्या मिल गई 200 ml। इसका मतलब हो गया कि हमने वाटर कितना लिया था 200 ml हमने वाटर मिक्स किया होगा, तभी उस फाइनल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना आ रहा है 0.25 मोलर। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। तो फिर हम अब अपने मेन सॉल्यूशन चैप्टर में एंटर करेंगे। चलो बच्चों, अब अगली हेडिंग डालिएगा आप लोग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, इसको कैसे दिखाएंगे VP। ठीक है, तो वेपर प्रेशर से पहले एक चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस करते हैं देखिएगा। जैसे मान लिया हमने एक कंटेनर लिया, क्या लिया, एक कंटेनर लिया और इसमें क्या लिया कि लिक्विड ले लिया। ये कंटेनर क्या है, ओपन कंटेनर है, इसमें लिक्विड लिया हुआ है हमने। ठीक है, लिक्विड है। तो अब ये आप बताओ कि एक हेडिंग डालो पहले, उससे पहले वेपर प्रेशर से पहले हम लोग एक हेडिंग लिखो इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, देखो जैसे आपने कंटेनर लिया, उसमें आपने पानी डाला, तो अब आप बताओ कि जैसे अभी आपने उसमें पानी डाल के रखा और 4 घंटे बाद आप आओगे, उस पानी का वेट जो पहले था क्या अभी भी वही वेट होगा? बताओ। हमने कहा कि आपने एक कंटेनर में पानी भरा और उसको खुला ऐसे ही छोड़ दिया। पहले आपने क्या किया था, उसमें 5 लीटर पानी डाला था। क्या 5 घंटे बाद अगर आप आओगे तो क्या आपको एग्जैक्टली 5 लीटर आपको उसमें वाटर मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। क्या होगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब वो कंटेनर ओपन है, जब वो कंटेनर ओपन है तो उसमें जो लिक्विड रखा गया है वो क्या होगा, कुछ ना कुछ वेपराइज हो जाएगा। जब कुछ लिक्विड वेपराइज हो गया तो इसका मतलब है कि अब वो उतना वेट नहीं रह गया जितना पहले था। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है। जैसे मान लिया एक हमने लिक्विड लिया, अब ये लिक्विड क्या होते हैं, इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या होता है, सॉलिड से कम होता है, लेकिन होता है ना। इसका मतलब है अगर ये एक लिक्विड का मॉलिक्यूल लिया तो बाकी लिक्विड इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे होंगे, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। ये इस लिक्विड पे क्या हो रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। ये का क्या है, बल्क है, बल्क लिक्विड है। ठीक है, बल्क मॉलिक्यूल है, ये लिक्विड का बल्क मॉलिक्यूल है। तो क्या होगा कि इसके ऊपर प्रेशर लग रहा होगा, मतलब वो फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे उनको, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर कुछ तो फोर्स होगा ही होगा, क्योंकि सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है लेकिन लिक्विड में भी तो होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने के कारण ये
लिक्विड को खींच रहे होंगे, इस मॉलिक्यूल को खींच रहे होंगे अपनी तरफ, तो क्या ये जो मॉलिक्यूल है क्या ये मूव कर पाएगा इधर उधर? क्या ये कहीं जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, ये मॉलिक्यूल ऐसे ही रहेगा। लेकिन जो इस सरफेस पे वाटर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रहे होंगे, इस सरफेस पे भी कुछ मॉलिक्यूल्स रहे होंगे ना वाटर के या लिक्विड जो भी है। ये ए अगर मान लिया, इसका नाम रख दिया ए, तो अब यहां पे अगर देखा हमने तो यहां पे क्या होगा, यहां पे इसके चारों तरफ से फोर्स लग रहा था, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, इसलिए क्या हो रहा था कि ये ऐसे ही पड़ा रह गया। लेकिन अब जो ये सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे उनके ऊपर क्या होगा, उनके ऊपर बस ऐसे फोर्स लग रहा होगा ना। लेकिन अब ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो, क्योंकि अब ये फ्री हैं, क्योंकि एक तरफ ही फोर्स लग रहा है, एक तरफ जाने के लिए फ्री हैं, तो इसका मतलब है इनके जैसे यहां पे कोई था तो इनके पास भी काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन इनके पास जो है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इनके पास क्या है, एबव काइनेटिक एनर्जी है, एबव काइनेटिक एनर्जी है विथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं उससे ज्यादा इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। जब इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो ये क्या हो जाएंगे, ये वेपोराइज हो जाएंगे। ये क्या होंगे, ये इस सरफेस को छोड़ के निकल लेंगे, ये इस सरफेस को छोड़ के निकल लेंगे। तो इन जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनको क्या बोला जाता है, सरफेस मॉलिक्यूल, क्योंकि ये सरफेस पे हैं। बस जो सरफेस पे मॉलिक्यूल हैं इन्हीं के पास इतना काइनेटिक एनर्जी है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इनके पास आ जाती है, जिसकी वजह से ये वेपराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे तो ये किस स्टेट में थे, यहां पे ये लिक्विड फेज में थे, यहां पे ये लिक्विड फेज में थे, लेकिन अब यहां पे आते यही क्या हो गए, वेपर में बदल गए। ये क्या हो गए, वेपर में कन्वर्ट हो गए। तो आप जैसे आप जानते होंगे कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, सॉलिड में होता है। लिक्विड की अगर बात करें या गैसियस की बात करें तो गैस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये मिनिमम होता है, मिनिमम होता है। लिक्विड में क्या होता है, ये इंटरमीडिएट होता है। लिक्विड में क्या होता है, इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अब जब इनके पास इतना, ये अभी क्या है, अभी ये ऐसे ही ओपन अगर रखा हुआ है तो इसमें वेपराइज होते रहेंगे, और अगर एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने कंटेनर ओपन लिया हुआ है तो इसमें जो वेट होता है लिक्विड का वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक, तो अब यहां से आप इवोपोरेशन, ये प्रोसेस कौन सा है, ये इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन। ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन बोलते हैं। तो इसकी आप डेफिनेशन लिख लो, स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन। स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन of liquid molecules present at the surface
इनटू वेपर मतलब स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड का स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन कौन से लिक्विड का, जो सरफेस पे होंगे, किस में बदलना, वेपर में बदलना, वेपर मॉलिक्यूल्स में, इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन। और ये इस स्पॉन्टेनियस का मतलब समझते हैं, स्पॉन्टेनियस का मतलब जो अपने आप होता है, इसमें कोई कुछ कर नहीं रहा है और आपको ये चीज दिखाई नहीं देगी। आपने एक बर्तन में पानी रखा, पानी आपने ऐसे ही छोड़ दिया, तो आप अगर कुछ देर बाद उसका वेट करोगे तो वो कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि उसके जो सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो किस में कन्वर्ट होते जा रहे थे, वो आपके वेपर में कन्वर्ट होते गए। तो इसी कन्वर्जन को, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन कहलाता है, इवोपोरेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन। इसको आप दिमाग में स्टोर कर लीजिए। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब अगली हेडिंग डालिएगा आप, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवोपोरेशन। मीन्स कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो रेट ऑफ इवोपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। रेट ऑफ इवोपोरेशन मतलब RE से नोट किया हमने, इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, मतलब किस फैक्टर की वजह से ये बढ़ेगा या घटेगा, तो वो फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। देखो, पहला फैक्टर क्या है, फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। पहला फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। तो अब आप ये ध्यान रखना कि अगर आपने यहां पे एक बर्नर लगा दिया, तो अब क्या होगा, जैसे ही आप हीट करना शुरू करोगे, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करोगे, तो अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा आएगी, तो ये और तेजी से सरफेस पे जाएंगे और इवोपोरेशन और तेजी से होगा। इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ इवोपोरेशन जो था वो बढ़ने लगा, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, टेम्परेचर के। मतलब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो इवोपोरेशन का रेट क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा क्या फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है आपका नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड अलग अलग टाइप के हैं, जिस टाइप का आप लिक्विड लोगे उस टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका रेट ऑफ इवोपोरेशन कैसा होगा। जैसे आपने पानी लिया, एक बीकर में पानी ले लिया, एक बीकर में आपने शहद ले लिया, एक बीकर में आपने रसना और चीनी का रसना पानी ले लिया, तो इवोपोरेशन किस में सबसे ज्यादा होगा, वाटर में। क्यों, क्योंकि वाटर जो है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, कम है। लेकिन जो आपका शहद है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, जो है बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से वो वेपराइज बहुत रेयरली होंगे, इतनी आसानी से वेपराइज नहीं होंगे। जैसे आपने एक छोटे से बीकर में आपने पानी रखा, उतने ही बड़े बीकर में आपने शहद रखा, उतने ही बड़े बीकर में आपने रसना पानी रख लिया, तो क्या होगा, जैसे पानी को इवोपरेट होने में, जैसे मान लो पूरा पानी खत्म होने में उसको 20 दिन लगे, तो हो सकता है शहद को इवोपरेट होने में हो सकता है 10 साल लगे। ठीक है, उसकी इवोपरेशन की स्पीड बहुत कम होगी। तो इसका मतलब हो गया कि यहां पे जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो इवोपोरेशन रेट कम होगा। जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ इवोपोरेशन कम होगा, जितना ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा उतना ही इवोपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखो
तीसरा कौन सा फैक्टर है? तीसरा फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। अब इसका क्या मतलब है? देखो जैसे मान लिया आपने ये बॉटल ली, ठीक है, इसको इवोपोरेट होने के लिए इसका एरिया क्या है? बहुत कम है। अब इतने ही पानी को आप एक थाली में पलट दो तो इवोपोरेशन का रेट किस में ज़्यादा होगा? थाली में, क्योंकि उसके पास एरिया ज़्यादा है इवोपोरेट करने के लिए। इसके पास क्या इतने ही एरिया से इवोपोरेशन करना है इसको, तो इसके सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स कम होंगे विथ रिस्पेक्ट टू जो थाली में पानी है उसका एरिया सबसे ज़्यादा है, तो उसके सरफेस पे ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वहाँ से इवोपोरेशन ज़्यादा होगा, यहाँ से इवोपोरेशन कम होगा। इसका मतलब है कि रेट ऑफ इवोपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। यहाँ से क्या मिल गया? रेट ऑफ इवोपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही इवोपोरेशन ज़्यादा होगा। और अगला जो फैक्टर है, अगला फैक्टर क्या है? फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द सरफेस। फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर सरफेस। अब इसका क्या मतलब है भाई? जैसे मान लो आपने बीकर में पानी लिया हुआ है, ठीक, अब उसमें से क्या हो रहा है कि वाटर वेपराइज हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, सरफेस पे आ रहे हैं, वेपर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अगर आप उसी सरफेस पे ड्राई एयर भेज दोगे, ड्राई एयर फ्लो करा दोगे, तो ड्राई एयर क्या होगा? जो वेपर कन्वर्ट हुआ था मॉइस्चर में, उस मॉइस्चर को क्या कर देगा? वो ड्राई एयर उसको मॉइस्ट एयर में कन्वर्ट कर देगा, तो सारे मॉइस्चर को वो खींच लेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से वहां पे उस सरफेस पे, क्योंकि अब वो मॉइस्चर धीरे धीरे खींच रहा है, तो वहां से और वेपर्स बनेंगी और जल्दी जल्दी वेपराइज होने लगेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? रेट ऑफ इवोपोरेशन क्या होगा? स्पीड बढ़ जाएगी। तो रेट ऑफ इवोपोरेशन की स्पीड बढ़ती है कब? जब हमारा ड्राई एयर का हम फ्लो कराते हैं उस वाटर के सरफेस पे। अगर हम वाटर के सरफेस पे ड्राई एयर का फ्लो कराएंगे तो उससे क्या होगा? रेट ऑफ इवोपोरेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एयर की टेंडेंसी क्या होती है? ड्राई एयर की टेंडेंसी होती है टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ये क्या करता है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड हेंस सैचुरेट विथ इट, और इसके साथ क्या हो जाता है? सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है? आपका रेट ऑफ इवोपोरेशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। नोट कीजिए इसको इतना, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। वेपर प्रेशर किसी प्योर लिक्विड का क्या होता है? देखो अभी तक हमने क्या किया था? हमने ओपन कंटेनर लिया था। हमने क्या किया था? ओपन कंटेनर लिया था। अब हम क्या करते हैं कि जैसे सेम वही है, हर एक चीज़ सेम है, बस डिफरेंस ये हो गया कि अब जैसे सेम वही है, ये हमारा कोई वाटर का मॉलिक्यूल्स है, बल्क मॉलिक्यूल्स है, ये हमारा सरफेस था, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे? ये वेपराइज होंगे, ऊपर जाएंगे, ठीक। अब हमने क्या किया? हमने बस इतना ही किया कि हमने इस बीकर को ऊपर से बंद कर दिया। हमने क्या किया? इस जो कंटेनर था उसको ऊपर से बंद कर दिया। अब यहां से जो वेपर बनी तो वो यहां जाएंगी, ठीक। अब ये वेपर्स जो हैं यहां इकट्ठी होंगी। जब ये वेपर इकट्ठी होंगी तो अब यहां पे
वेपर्स ढेर सारी हो गई, तो अब वो क्या करेंगे, एक प्रेशर एग्जर्ट करेंगी, वो एक प्रेशर एग्जर्ट करेंगी। और एक देखिए यहां पे अब दो चीजें होंगी। जब ओपन कंटेनर था तो वहां पे केवल इवेपोरेशन होता, लेकिन जैसे हमने कंटेनर को क्लोज किया, अब यहां पे दो चीजें एक साथ होंगी। जैसे ये इवेपोरेशन तो होगा ही होगा, लेकिन अब ये वेपर्स यहां इकट्ठी होंगी, तो अब कुछ देर बाद यहां पे क्या होगा, ये कंडेंस भी होना शुरू हो जाएंगी। ये क्या होना शुरू हो जाएंगी, कंडेंस होना शुरू हो जाएंगी। और कुछ देर के बाद इनके बीच में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा, ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि प्रोसेस चलती रहती है, प्रोसेस चल रही है, लेकिन इसमें किसी चीज का लॉस नहीं हो रहा है। मतलब आप वेट आज कर लो और 10 साल बाद भी वेट करोगे तो इसका वेट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी वेपर बाहर नहीं जा रही है। हाँ, वेपर बन रही है, फिर वेपर कंडेंस हो रही है, दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, उस कंडीशन पे जो ये वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि जब हमने टाइम 0 लिया था, जब शुरू में कोई टाइम नहीं था, तो हमारे पास बस रिएक्टेंट था ना, बस रिएक्टेंट था, और वो किस फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था। t=0 पे क्या था, बस रिएक्टेंट था, क्या था, लिक्विड था। और यहां कौन सी प्रोसेस हो रही थी, इवोपोरेशन, इवोपोरेशन प्रोसेस हो रही थी। अगर आपका बीकर बंद है तो भी इवोपोरेशन होगा, ऐसा नहीं है कि बंद होगा तो इवोपोरेशन नहीं होगा, इवोपोरेशन तब भी होगा। ठीक है, और यहां पे रेट ऑफ इवोपोरेशन जो था वो क्या था, मैक्सिमम था, मैक्सिमम इवोपोरेशन की रेट थी। और जो रेट ऑफ कंडेंसेशन था वो 0 था, क्योंकि उस टाइम पे तो वेपर्स बनी नहीं थी, तो कंडेंस क्या होंगी। तो इसका मतलब है t=0 पे बस रिएक्टेंट क्या था, लिक्विड था, और उस केस में क्या हो रहा था, केवल इवेपोरेशन हो रहा था, और इवेपोरेशन की रेट मैक्सिमम थी, और कंडेंसेशन की रेट क्या थी, मिनिमम थी, वो 0 थी। जब हम t से एक टाइम t पे गए, t से एक टाइम t पे हम गए, तो अब यहां पे क्या होगा, मान लो 0 पे तो कुछ नहीं था ऊपर वेपर, मान लो कि 0 से 10 सेकंड पे वो वेपर प्रेशर हुआ, तो 10 सेकंड से पहले भी तो कुछ वेपराइज हुआ होगा। तो t पे वहां पे रिएक्टेंट भी था, रिएक्टेंट क्या था, लिक्विड था, प्लस प्रोडक्ट भी था, प्रोडक्ट क्या था, वेपर। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे दोनों ही प्रोसेस शुरू हो गए, यहां पे इवोपोरेशन भी हो रहा था प्लस कंडेंसेशन भी हो रहा था। इवोपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों हो रहा था, मतलब यहां से लिक्विड किस में बदल रही थी, गैस में, और यहां से गैस किस में बदल रही थी, लिक्विड में बदल रही थी। ये दोनों प्रोसेस चल रहे थे। अब यहां पे जो था, जो RE था, RE तो हमारा कांस्टेंट था, रेट ऑफ इवोपोरेशन तो तब भी वही था जो शुरू में था, वही इवोपोरेशन रेट अभी भी है। लेकिन अब यहां पे क्या हुआ, जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो बढ़ना शुरू हुआ, अब कंडेंसेशन की रेट बढ़नी शुरू हो गई। ठीक है, तो अब क्या होगा कि एक केस ऐसा आएगा, t कौन सी केस आएगी, t इक्विलिब्रियम, अब एक ऐसा केस आएगा, इक्विलिब्रियम की केस आएगी, जिसमें
ये पूरा रहेगा, रिएक्टेंट भी होगा, प्रोडक्ट भी होगा, इवेपोरेशन भी हो रही, कंडेंसेशन भी हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन यहां पे डिफरेंस आएगा, यहां पे तो RE और RC दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों सेम रेट से होगी। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कंडीशन को क्या बोला जाता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी होती है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होती है? जैसे कि हम यहां खड़े हैं, एक लोग इधर से फोर्स लगा रहा है, एक लोग इधर से फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स तो लग रहा है लेकिन मैं यहां से हिल नहीं रहा हूं, तो ये कौन सी इक्विलिब्रियम होगी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन ऐसी इक्विलिब्रियम जिसमें मूवमेंट भी हो रही है लेकिन कोई चीज कन्वर्जन नहीं हो रहा है, मतलब कोई चीज कम नहीं हो रही है, तो उसको हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब यहां पे इवेपोरेशन रेट और कंडेंसेशन रेट सेम हो गई, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमारी आ गई। इस कंडीशन पे जो वेपर प्रेशर लगाएंगी, जो वेपर्स थी, वो प्रेशर जो लगाएंगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम लोग रेट और टाइम में ग्राफ बनाना चाहें, ये हमारा रेट है और ये हमारा टाइम है। ठीक है। तो इवेपोरेशन की रेट तो हमारी कांस्टेंट है। इवेपोरेशन की रेट क्या है? कांस्टेंट है हमेशा। ठीक है। मतलब इवेपोरेशन की रेट RE है, ये तो हर जगह कांस्टेंट है। लेकिन जो हमारी RC है, कंडेंसेशन की रेट धीरे धीरे बढ़ी 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 और 0 से स्टार्ट हुई कंडेंसेशन और यहां तक गई। इस टाइम को, ये जो टाइम है, यही इक्विलिब्रियम है। ये कौन सा टाइम है? इक्विलिब्रियम वाला टाइम है। और ये क्या है? RC है। ये रेट ऑफ कंडेंसेशन है जो बढ़ता है और RE के बराबर होता है। RE के बराबर कब होता है? जब हमारी इक्विलिब्रियम की केस आ जाती है। तो ये हमारा ग्राफ है रेट और टाइम के बीच में। ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको नोट कीजिए। तो फिर हम अब वेपर प्रेशर की डिफिनीशन आपको लिखवा देते हैं। इसको नोट कीजिए। हो गया? चलो अब लिखिएगा डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम वेपर प्रेशर को डिफाइन कर रहे हैं। अब हम वेपर प्रेशर को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो लिखिएगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। प्रेशर exerted by the vapors। कौन सी वेपर्स? फॉर्म इन द कंडीशन ऑफ, कौन सी वेपर्स? जो वेपर्स बनी है, फॉर्म इन द कंडीशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम over the surface of liquid, over the surface of liquid in a closed container, in a closed container is known as वेपर प्रेशर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। मतलब कि
जो प्रेशर एग्जर्ट करती है वेपर्स, कौन सी वेपर्स? जो बनती हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जो वेपर्स बनती हैं ऑन द सरफेस ऑफ अ कंटेनर, क्लोज कंटेनर, तो वो जो प्रेशर लगाती हैं दैट विल बी कॉल्ड द वेपर प्रेशर। ठीक है। अगर आपने यहां पे वाटर लिया हुआ है, इन केस ऑफ वाटर इट इज ऑल्सो नोन एज, इस वेपर प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वस टेंशन। अगर हमने वाटर लिया हुआ है तो वाटर के केस में जो ये वेपर प्रेशर होगा इसी को हम लोग बोलते हैं एक्वस टेंशन। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। तो चलो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तो कुछ अभी बहुत कुछ पढ़ना है हम लोग को, तो हम लोग काफी अच्छे से उसको पढ़ाई करेंगे। ओके, थैंक यू।